क्या कॉन्स्टिट्यूशन सचमुच सनातन संस्कृति को डिपिक्ट करता है? रामचंद्र जी का चित्र है उसमें जी, भगवान कृष्ण का चित्र हो गया जी। भगवान बौद्ध हैं, भगवान महावीर हैं, भगवान हनुमान जी भी हैं उसमें, ठीक है, नटराज भी हैं, भगवान शिव भी हैं उसमें। बट आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा परेशानी कि रामचंद्र जी का और कृष्ण जी का चित्र लग गया शायद उसमें हुई होगी, ऐसा लगता है? ऐसा नहीं, या सनातन संस्कृति की तरफ हैवी हो गया? सर, तो ये जो नंदलाल बोस जी ने जब इसको बनाया, कितना टाइम लगा होता? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था जी, उसको तो बनने में लगे 2 साल 11 महीने 18 दिन। अच्छा। और ये जो चित्र थे ये 45 में दे दिए गए थे बनाने के लिए, उन्हें 4 साल लगे उनको बनाने। वहाँ पे जो नेहरू जी खूब बोल रहे थे कि हम कश्मीर में ये करेंगे वो करेंगे, तो सरदार पटेल जी ने हिंदी में पूछा, जी, अरे नेहरू जी कश्मीर चाहिए? बोले बाय नॉट। अच्छा। तो सर, तो जो अभी अपोजिशन के लीडर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं और मेरे ख्याल से कई लोग को जेब में रखते हैं, तो वो क्या चीज उनको नहीं पता है कि ये है? और अगर उनको पता चल जाएगा तो आपको लगता है कि कोई डिफरेंस आएगा इसमें? देखिए, पता तो सबको है जी, लेकिन अब आप जानते हैं भारतवर्ष में वो वोट बैंक की राजनीति है जी, है ना जी। तो इसलिए वो एक कुछ लोग छोटी छोटी किताब लेके घूमते हैं, उसके अंदर कुछ होता नहीं, बाहर ही बाहर है बस वो। तो ये अडवाणी जी को ये पता चला 91 में, फिर अडवाणी जी क्या देखने गए? बिल्कुल गए देखने। अच्छा, पानी देखने गए जी, लेकिन उसके बाद सर क्योंकि उसके बाद 6 साल की गवर्नमेंट आई, फिर ये चीजें नहीं सामने आई। उसके बाद भी मुझे ये समझ में नहीं आता, मेरी भी समझ से परे है अच्छा, कि बाकी लोगों ने इसको क्यों नहीं फॉलो किया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कोरोना के बाद काफी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं और हम बिल्कुल नए तरीके से रूबरू हो रहे हैं आपसे। ABCD, आपको लग रहा होगा ABCD क्या है? तो एक फिल्म आई थी काफी दिनों पहले, एनीबॉडी कैन डांस। तो हमने जब अपनी टीम से बात की, और पॉडकास्ट का ट्रेंड चल ही रहा है, तो उस ट्रेंड को देखते हुए हमने भी सोचा कि हम भी पॉडकास्ट करें। और इतने सारे टॉपिक्स रोज अपनी जिंदगी में आते थे, रोज सुनाई पड़ते थे कि ऐसे है वैसे है, इसके ऊपर बात की जानी चाहिए, ये वाली चीजें अच्छी लग रही हैं, क्या नया ट्रेंड आ रहा है। तो हमने उस चीज को देखते हुए ये पॉडकास्ट करने की ठानी और नाम ढूंढ रहे थे, नाम क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। और नाम ढूंढते ढूंढते जब हम पहुंचे तो ऑब्वियसली अपना नाम अमित भनोट था ही, तो ये भी तो अपने पास अमिताभ बच्चन की तरह मिला ही है। तो उसको देखते हुए ये हुआ कि आगे क्या करें। तो हमारी टीम है, हमारे कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं हमारे वेद जी, तो उन्होंने सजेस्ट किया क्यों ना कैंडिड डायलॉग लिख दे। मैंने कहा ये तो सही है, ये चीज अच्छी है। तो हम लोगों ने आज अपना जो पॉडकास्ट चैनल शुरू किया है, जिसका पहला पॉडकास्ट आप सभी के सामने आ रहा है, उसका पॉडकास्ट का जो हमने नाम सोचा वो था ABCD, अमित भनोट कैंडिड डायलॉग। अमित भनोट कैंडिड डायलॉग में आप सभी का स्वागत है और ये पहला पॉडकास्ट है। आगे भी भगवान ने चाहा तो हम आगे भी बहुत सारे नए टॉपिक्स, नए मेहमान, नई चीजें, नई जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। और आशा करता हूं जैसे आप लोगों ने हमें कोरोना के टाइम पे जो हमारे वेबकास्ट को हमें बहुत प्यार दिया, उसी तरीके से ये भी आपको आएगा, पसंद आएगा। आज ही से आप हमारा जो YouTube और जो हमारा Facebook चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आप अगर हमें इंस्पायर करेंगे तभी हम अच्छी तरह अपनी सारी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। और सजेशन जरूर दें कि आप इस चीज के ऊपर, इस गेस्ट के ऊपर, इस एक्सपर्ट को आप लेके आए, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज मैं रूबरू कराना चाहता हूं आपको अपने पहले बहुत वरिष्ठ गेस्ट और बहुत ही एक्सपर्ट, जिन्हें कह सकते हैं कमेंट्रेटर बहुत सारी चीजों में, वो हैं हमारे साथ डॉक्टर PK सिंघल जी। PK सिंघल जी, यार आपका बहुत बहुत स्वागत है ABCD में। ABCD का पहला एपिसोड आप हमारे साथ आए, हमें बहुत ही खुशी है इस बात की। और क्यों हमने डॉक्टर PK सिंघल साहब को बुलाया पहले के लिए, तो देखिए, जब हम इस देश में हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो डेमोक्रेसी में सर एक ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि ये लोकतंत्र है। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो उसमें सबसे जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो आपने सबसे पहले हमें बताया कि एक बार जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि भाई आप चलते तो कॉन्स्टिट्यूशन से हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की ही सारी बातें करते हैं, और सारे जितने भी नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, सभी कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं। और कई लोग अपनी छाती से लगा के कॉन्स्टिट्यूशन को रखते हैं, कई लोग उसको पूजते हैं, कई लोग सुबह सुबह उसकी बातें करते हैं। कई लोगों को इस बात से लोगों में बहुत दिक्कत होती है कि भाई हम तो आपके फलाने ग्रंथ को नहीं मानेंगे, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं।
कई कहते हैं कि नहीं नहीं आप कॉन्स्टिट्यूशन से चलिए, लेकिन आप हमारे ग्रंथों को भी रखिए, जो एक धर्म और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में एक आजकल बहस चल रही है और एक फैशन हो गया है, फैड है कि हर आदमी उसी की बातें करता है। तो जो आपने एक सजेशन दिया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों को पता ही नहीं है, तो मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक काफी बड़ी स्टडी है डॉक्टर पी के सिंगल की, जो कि संस्कृति संज्ञान के प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने जो मुझे चीजें बताई वो इतनी शॉकिंग थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम लोगों को पता ही नहीं है, 1950 में लागू हुआ, उसके बाद से हमें पता ही नहीं कि वो क्या है। और तो उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई जो मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, फिर सिंगल साहब भी उसके बारे में हम बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या सचमुच सर भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत चित्रण जिसे कहते हैं, या एक जो डिपिक्ट करता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन सचमुच सनातन संस्कृति को डिपिक्ट करता है? क्या ऐसा सच है सर? जी जी जी, देखिए ऐसा है, पहले तो मुझे भी नहीं पता था जी, लेकिन आज से करीब 2 साल पहले मैंने पार्लियामेंट से जो भारतीय संविधान, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल कॉपी जो वहां के लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी है, उसकी रेप्लिका मैंने पार्लियामेंट से ली। तो उस रेप्लिका को जब मैंने देखा जी, मैं आपको बता सकता हूं कि 90% से ज्यादा लोगों ने तो उसको देखा ही नहीं होगा। अच्छा, उस रेप्लिका को जब मैं लेकर बीपी हाउस, रफी मार्ग में जो बीपी हाँ, हाउस हाँ, है, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उसके रूम नंबर 3 में मैं जब लेकर आया उसको, तो आप समझिए कि पूरे बीपी हाउस में वो चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे उसमें, और भी अच्छे अच्छे लोग थे, सारे लोग उसको आके देख रहे थे। अच्छा। अरे भी अच्छा, ये भारतीय संविधान कॉपी है क्या? हमने कहा हाँ सर। क्या ऐसा क्या था सर उसमें? पहली ऐसी कौन सी चित्र आपने ऐसा देखा जो आपको लगा कि ऐसा? नंबर 1 तो ये था कि जो भारतीय संविधान की जो कॉपी का जो आकार है, ये 16 इंच लंबी है और 12 इंच चौड़ी है। जी जी, जबकि लोगों ने जो भारतीय संविधान देखा है वो छोटा सा देखा है नहीं? अच्छा, दूसरा क्या है कि इसमें जैसे ही आप खोलते हैं तो सबसे पहले आपको अशोक स्तंभ दिखाई देता है, और अशोक स्तंभ को आप देखेंगे, उसकी जो सजावट है वो बिल्कुल जो अजंता की जो भित्ति चित्र शैली थी उसमें उसकी सजावट है। अच्छा, नहीं, अब उसके नीचे आप देखेंगे तो एक घोड़ा है, एक शेर है, ठीक है। फिर उसके जब आगे बढ़ेंगे आप तो आगे आप देखेंगे प्रस्तावना है जी। प्रस्तावना में भी आप देखेंगे कि ऊपर एक जगह घोड़ा बना हुआ है, एक जगह हाथी बना हुआ है, एक जगह शेर बना हुआ है, एक जगह सांड बना हुआ है। अच्छा, ओह। और उसके जो बीच में साइड में 3 मोर इधर है, 3 मोर इधर है। और उसके जो बॉर्डर हैं, सुनहरे बॉर्डर, बढ़िया इतने ढंग से सजाए गए हैं कि अगर आप भारतीय हमारे संस्कृति के धर्म के जो ग्रंथ देखेंगे ना, उनमें भी ऐसे सजाया हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल। मतलब हम जब बचपन से महाभारत, जो भगवत गीता अगर देखते हैं या रामचरितमानस देखते हैं, तो उसको भी उसी तरीके से डिजाइन और वैसे किया गया है। और फिर देखिए उसको खुलते ही आप देखेंगे ना जी, उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो के जमाने का जो जैबू बैल था, वो उस समय का प्रतीक था। जी, जैबू बैल, वो स्टैंप मिला। जी 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 जी, वो सबसे पहले है। वो जैबू बैल जिसका कुबड़ निकला हुआ होता था। हाँ, जैबू बैल मतलब वृषभ, जिसको गौवंश का तो वैसे भी हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत ज्यादा महत्व है जी। तो जैबू बैल से वो शुरुआत होती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में था, सबसे पहले है, सबसे पहले है। मैं दर्शकों को बताने चाहता हूँ, शायद मेरे फ्रेम में दिख रहा होगा, ये पीछे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है। जी सर, आप उसके आगे बढ़ेंगे जी तो अध्याय 2 है जी। अध्याय 2 में गुरुकुल का चित्र है। अच्छा, उसमें गुरुकुल में बाकायदा जो आपका गुरु है वो अपना विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। जो गुरुकुल का शिष्य नागरिकता पर है जी। मतलब इसका अभिप्राय यह है कि अगर आप गुरुकुल के सिद्धांतों को मांगते हैं तो अच्छे नागरिक बनेंगे। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। ये संदेश तो मानते हैं कि सनातन संस्कृति में ये सारे संदेश दिए गए हैं, तो उसको ही जो कॉन्स्टिट्यूशन को सोचने वाले लोग थे, जिन्होंने उसको डिजाइन किया, फिर उसको पब्लिश किया, उनको ये तभी समझ में आ गया था। ये देखिए ऐसा था जी कि जो भारतीय संविधान के जो हमारे निर्माता थे जी, उनका ये विचार था। देखिए संविधान तो बहुत जल्दी जल्दी में बढ़ा है, उसका हमने बहुत सारा पोर्शन जो है ब्रिटिशर्स से ही ले लिया। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन उनका ये विचार था कि भाई हम इस संविधान में अपनी भारतीय सनातन संस्कृति की छाप छोड़ें जी। इसमें जो चित्र हैं अद्भुत चित्र हैं। बिल्कुल ठीक। आप बताइए, आपके घर में अगर कोई चित्र लगा हुआ है
तो क्या सोचेगा कोई आने वाला? बिल्कुल ठीक बात, उसकी रेलेवेंस है, एक उसकी रेलेवेंस है। बिल्कुल ठीक बात है कि नहीं? हाँ। तो इसमें आप देखेंगे, आगे आप बढ़ेंगे, भाग 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स का है जी, उसमें भगवान मौलिक श्री राम अधिकार, मौलिक अधिकारों का है। उसमें भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद जब पुष्पक विमान से लंका से अयोध्या आ रहे हैं, जी, माता सीता बैठी हुई है, भगवान राम है, लक्ष्मण जी है, पुष्पक विमान, ये वाला चित्र लगा हुआ है। अच्छा, जिसको मतलब हम आज की भाषा में राम दरबार वो भी कभी कभी बोलते हैं। देखिए, राम दरबार तो जहाँ भगवान राम आ गए वहाँ दरबार हो गया है कि नहीं? जी, वो चित्र है। अच्छा, अब आप इस चित्र को लोग पूछते हैं कि भाई इसमें मौलिक अधिकारों में क्यों लगाया गया इसको? आप ये देखिए, आपके जो फंडामेंटल राइट्स कब सुरक्षित रहेंगे? वो तभी सुरक्षित रहेंगे जब राम राज्य हो जाएगा। भाई अगर वो राम राज्य की जो एक परिकल्पना है, उनकी परिकल्पना थी, उसको सोच के वो किया गया। बिल्कुल, क्योंकि राम राज्य में जब तक राजा अगर अच्छा नहीं है आपका, तो आपके फंडामेंटल राइट्स तो कुछ है ही नहीं माने। बिल्कुल ठीक बात। तो ये देखिए कितनी जबरदस्त चीज है। और उसके अगर आगे बढ़ेंगे आप, अध्याय 4 में, उसमें भगवान कृष्ण का है। भगवान कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं गीता का। वो भी जो चैप्टर है वो नीति निर्देश का है कि कैसे कोई राज्य अपनी नीतियां बनाए। नीतियां कैसे बनाए? कभी गीता से, आप गीता पढ़िए, नीति बनाइए। तो ये मतलब अद्भुत चीज है इसमें। नहीं तो सर, ये जो चित्र है, पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि ये बताया था, और जब आपने मुझे बताया, मैंने ये तो सुना था कि राम दरबार का कभी चित्र है, क्योंकि ये कई डिस्कशंस में भी पॉलिटिकल आया था, बट इस तरीके के चित्र है। पहले तो कितने चित्र थे सर ये? देख, टोटल से 22 चित्र हैं। 22 चित्र है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन भी शायद 22, उस समय 22 अध्याय थे, तो 22 अध्याय में 22 चित्र है। और इसका मतलब कि हर जो एक चैप्टर है उसको कुछ उसके रेलेवेंस को सेट करता हुआ एक चित्र लगाया गया होगा। भाई आप ये देखिए, उसमें जो चित्र हैं वो सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो से आप शुरू हो जाइए जी, ठीक है। उसमें फिर रामायण आ जाती है, फिर उसमें महाभारत भी आ जाती है, फिर उसमें आपका बौद्ध भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसमें गुप्त वंश भी आ जाएगा, मौर्य वंश भी आ गया उसमें। फिर उसमें आप आगे बढ़िए तो गांधी जी भी आ जाते हैं, बोस भी आ जाते हैं, बीच में आपके अकबर हैं जी। ये सारा मतलब सबके चित्र हैं। मतलब ये एक पूरे जो 5000 6000 साल की जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति भी है, उससे जो भी बढ़िया चीज हो सकती थी वो हमारे उन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करने वाले जो फोरफादर्स थे उन लोगों ने इसमें डाले। बिल्कुल। और उसको इस तरह से डाला है कि उस चित्र की उस अध्याय के तरह से उसकी रेलेवेंस है। ऐसे ही डाल दिया। लेकिन एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आई, मतलब हम भी मतलब हमने 12th मैंने 96 में किया था, और अब हमारी जो उम्र है वो भी 46-47 के आसपास होने लगी है। हमें कभी ये चीज सामने क्यों नहीं आई, क्यों ये पता नहीं चली सर? देखिए, जैसा कि मैंने इस चीज को जो आपने कहा, मैंने भी पार्लियामेंट में जाके इसका काफी स्टडी की जी। तो वहां पे जो मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले उसमें मुझे ये पता चला कि जो संविधान निर्माता थे वो सब लोग चाहते थे कि भी चित्र लगे। अच्छा। लेकिन उनको एक ये डर था कि भाई जो जवाहरलाल नेहरू, अगर हमने उनको बताया कि भाई हम ऐसे ऐसे चित्र लगा, वो मानेंगे नहीं। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि भाई नेहरू जी, संविधान में हमको चित्र लगवाना चाहते हैं। उन्होंने व्हाई नॉट। अच्छा, ठीक है। तो नंदलाल बोस जी देखिए जी, सबसे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। जो कलकत्ता का जो अपना ये जो शांति निकेतन जो आपने बताया, शांति निकेतन के वो कला जो विभाग है, आर्ट डिपार्टमेंट जो है, उसके वो डायरेक्टर थे। वो बनाएंगे। उन्होंने कहा मैं बोल दूंगा उनको। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने नंदलाल बोस को फोन किया, लेकिन जो इसके पीछे जो दिमाग था वो इन संविधान निर्माता था कि कौन सा चित्र हमें कहाँ लगवाना है। वो चित्र लग गए थे। अच्छा, ठीक है ना। अब जब वो चित्र लग के संविधान बन गया तो अब बाकी लोगों ने देखा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी से ये बोला गया उन संविधान निर्माताओं ने कि भाई चित्र लगने चाहिए, और जवाहरलाल नेहरू ने ही वो चित्र लगाने के लिए नंदलाल बोस जो आप बता रहे हैं उनको निवेदन किया। और नंदलाल बोस जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पे आए और उन्होंने वो चित्र बनाए। वही बनाए, उनकी पूरी टीम ने बनाए। बट इसको जवाहरलाल नेहरू को ये नहीं पता था कि कौन से चित्र लग रहे हैं। उनको नहीं पता था। अच्छा, वो क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है सर।
क्या हुआ जी कि जब ये संविधान की कॉपी बनकर तैयार हो गई जी तो जो उस समय के कुछ मुस्लिम लीडर्स थे, कुछ कम्युनिस्ट थे, जी। उन्होंने कहा अरे नेहरू जी ये क्या बनवा दिया आपने। हाँ। लेकिन सर इसमें अकबर का भी चित्र आप बता रहे हैं कि लगा हुआ है। हाँ, अकबर का हाँ। देखो ऐसा है कि भारतीय संस्कृति के लिए जिसने भी काम किया, जी 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 बिल्कुल उसमें ठीक बात। टीपू सुल्तान का भी चित्र है। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा ऐसी बात नहीं है, जी। एक टीपू सुल्तान का भी चित्र है उसमें, हम्म। अकबर का ही चित्र है। जी। तो जिस जिस का भी कंट्रीब्यूशन करने पे सकता है। उसका चित्र दिया उन्होंने, बिल्कुल ठीक। ठीक है। वो तो देखो संविधान निर्माता हाँ। वो बहुत लर्निड लोग थे भाई। बट आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा परेशानी कि रामचंद्र जी का और कृष्ण जी का चित्र लग गया शायद उसमें हुई होगी, अरे ऐसा नहीं, लगता है, ऐसा नहीं, या सनातन संस्कृति देखिए, की अरे तरफ हैवी हो गया। नहीं, उसके अलावा देखिए रामचंद्र जी का चित्र है उसमें, जी भगवान कृष्ण का चित्र हो गया, जी। भगवान बौद्ध हैं, भगवान महावीर हैं, भगवान हनुमान जी भी हैं उसमें, ठीक है, नटराज भी हैं, भगवान शिव भी हैं उसमें, आप सब, महाराजा विक्रमादित्य भी हैं, राजा भरत भी हैं उसमें, तो हर कोई तो है उसमें, रानी लक्ष्मीबाई भी है उसमें, जी ठीक है जी ना? जी हाँ, जी। गुरु गोविंद सिंह भी है उसमें, ठीक है, महाराजा छत्रपति शिवाजी भी है उसमें, हाँ, ठीक है। तो इतने सारे लोग हो गए ना, हाँ। तो ये तो सारे भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो उनको ये लगा अभी हमारा, आप देखिए भागीरथ भी है इसमें मंगल लाते हुए। अच्छा अच्छा। भागीरथ जी का भी चित्र है इसमें, जी जी है। इसमें आप समझिए कि हमारे रेगिस्तानों का चित्र है इसमें, थार जो रेगिस्तान है उसका अच्छा। भी चित्र है इसमें, इसमें हमारे हिमालय का भी चित्र है, इसमें हमारे समुद्र में हमारा एक नेवल जहाज, हाँ अच्छा। हाँ, भारतीय नेवी बहुत मजबूत थी उस समय। नहीं तो सर जो अभी आप बता रहे हैं कि फिर कम्युनिस्ट और जो भी जिनको ये पसंद नहीं आया वो नेहरू जी के पास गए, तो क्या हुआ फिर? अब जब नेहरू जी के पास गए जी, अब तो नेहरू जी ने कहा भाई इन चित्रों को तो हटा नहीं सकते हम, अब ये तो संविधान कॉपी बन गई है। अच्छा। वो तो हाथ से लिखी गई भाई, वो हाँ। हाथ से लिखी गई, उसमें हाथ से लिखे हुए चित्र, हाँ। वो तो हट नहीं सकते जी। तो जब नेहरू जी ने, जो भारत जो भी वहां पे सरकार थी, जो उसने वहां पे किताबें बनवाई, वो छोटा साइज करके उन्होंने उसके चित्र हटा दिए, उस सजावट हटा दी, केवल जो कंटेंट थे वो रहे, बस खत्म। अच्छा, वही हमने पढ़ी और आपने पढ़ी। अच्छा, मतलब वो ये कभी आया ही नहीं कि इस तरीके के चित्र बनाइए, और उसकी जो प्रोटोटाइप है, लेकिन ये अभी भी प्रोटोटाइप सर जैसे आपने हमें दिखाई, वो प्रोटोटाइप आज भी कहीं पे शायद संसद में रखी हुई थी। बिल्कुल, ये रेप्लिका की कॉपी पार्लियामेंट में थी जी। अभी आपको पता है भारत सरकार ने पिछले पार्लियामेंट का जो सेशन था जी, उसमें उन्होंने सब संसद सदस्यों को बांटी हुई थी, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं थी, इसका छोटी कॉपी थी। जी जी, मतलब उसमें चित्र वगैरह पूरी वैसे ही थे, लेकिन छोटे चित्र कर दिए थे, इसका छोटा रूप था वो। लेकिन सबसे बढ़िया बात तो ये है कि अगर इसी साइज की भारतीय संस्कृति की रेप्लिका बनवा के अगर भारतवर्ष के हर परिवार को दे दिया जाए ना, और परिवार रख के इसको पढ़ेगा ना, तो मैं कहता हूं कि वो व्यक्ति बिल्कुल देशभक्त हो जाएगा। और ये जो सारा आजकल झगड़ा चल रहा है ना, सारा सब हो जाएगा, क्योंकि इसको हर आदमी पढ़ेगा इसको, मुस्लिम भी देखेगा तो मुस्लिम भी समझेगा भगवान राम जो है भाई हमारे, तो हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं है, वो तो एक वो भगवान राम हमारे महापुरुष है भाई। मुझे लग रहा है कि सर उन्होंने सोचने वालों ने, और जो हमारे मतलब फोर फादर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनको उस संस्कृति के बारे में पता था, जो हमारा एक पूरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो पता था। हम ही लोगों ने उसको सर पूरा मिक्सअप करके खराब करने की कोशिश हम खुद ही कर रहे हैं, इस चीज को नहीं करेंगे, इस चीज को करेंगे। अच्छा सर, एक चीज ये जो आपके इतने डिस्कशन से मुझे समझ में आती है वो ये है कि अगर ऐसा था और ये हुआ तो इतने साल तक ये सबसे पहले फिर ये पिक्चर में कब आया? ये देखिए मैं बताऊं, ये पिक्चर में तो कभी कभी सबसे पहले एक बड़ी अच्छी घटना आपको मैं बता रहा हूँ। जब 91 में जो ये इसका अयोध्या में जो राम मंदिर का मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी को किसने बताया जी कि अरे भाई वो आडवाणी जी वो तो भारतीय संविधान में भगवान राम का चित्र है। अच्छा है, ये तो मुझे पता ही नहीं, मैं देखता हूँ। तो आडवाणी जी गए, उन्होंने देखा। अच्छा, हाँ, मतलब वो गए कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट लाइब्रेरी, बिल्कुल सेंट्रल लाइब्रेरी भाई, वहां पे आपको पता है जो दो संविधान कॉपी है खाली, मूल कॉपी, एक इंग्लिश और हिंदी जी, और वो उसकी जो सुरक्षा बड़ी जबरदस्त है,
अच्छा, वो 5 तालों के अंदर है। हाँ हाँ एक हाँ। पहले कमरा आएगा, फिर ताला, फिर कमरा, फिर ताला, फिर काला, फिर वो रखी है। अच्छा, मतलब अगर एक आम आदमी देखना चाहे उस आम कॉपी को, आदमी नहीं देख सकता। अच्छा, देख सकता है, उसकी हाँ। परमिशन लेनी पड़ती है आपको। जी 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 जो अपने सेक्रेटरी हैं पार्लियामेंट के, हाँ, हाँ। उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। जब वो परमिशन दे देते हैं हाँ, तो आपके साथ 2 वहाँ के जो सिक्योरिटी वाला और एक वो खुद जाते हैं वहाँ पे। जी। वहाँ एक रजिस्टर रखा है, उस पे साइन करते हैं आप। हम्म, और उसमें जो अभी तो वो पहले तो वो एक वैसी बक्से में रखी थी, जी, अब उन्होंने उसको एक कांच के ग्लास में रखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। उसके अंदर नाइट्रोजन भरी हुई है। अच्छा, मतलब ताकि हाँ, वो खराब ताकि ना हो, खराब ना हो। खराब ना हो, ओके, और और उस- ऑक्सीडेशन ना हो उसका, किसी तरह हाँ, ह्यूमिडिटी ना आए। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, उसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए 2 मॉनिटर लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, सर आपने और देखी है? भाई मैं अंदर से, लेकिन ये हाँ। मैंने जो पार्लियामेंट में बात की थी, मैंने वहाँ पे जी। जो भी वहाँ पे उसकी लाइब्रेरी की जो देखभाल करते हैं, मैंने हाँ। उनसे बात की। अच्छा, फिर लिटरेचर भी मैंने देखा लिटरेचर, कैसे रखी हुई है देखिए सर, संविधान ओके, कॉपी ना। मतलब उसका एक पूरा प्रोटोकॉल है पूरा कि किस तरह से- प्रोटोकॉल है, और उसको हर 1 साल पे पूरी नाइट्रोजन उसकी चेंज की जाती है। बहुत बढ़िया। और हर 2-3 महीने पे भी उसको देखते रहते हैं कि भाई खराब तो मतलब ये नहीं हो हमारे दर्शक जो बिल्कुल यूथ है, जो जिसको जेन जी बोलते हैं, उनको पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास ये जो हम पिक्चरें देखते हैं फॉरेन की हाइस्ट वाली की, वो फलाना जो उसको श्राउड बोलते हैं, जो जिसमें ईसा मसीह जी को टांगा गया था, वो किसी फिल्म में मैंने देखा था जिसमें वो चुराता है उसको, हाँ। तो वो वैसे ही रखा हुआ था। तो हमारे इंडिया में भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में की बात कर रहे हैं, जिसके हिसाब से हमारा देश चलता है, उसको भी ऐसे ही सेव किया रखा है जी। ऐसे ही रखा हुआ है भाई, बिल्कुल। वो हाँ, उसकी दोनों कॉपी रखी हुई है। जी। और अभी भारत सरकार में हमने तो एक लेटर भी दिया था। अच्छा, हमने होम मिनिस्टर को भी एक लेटर दिया था कि भाई ये जो हमारा संविधान है, इसी रूप में जो है, इसी रूप में क्लास 5th से जी, छात्रों को पढ़ाया पढ़ाया, जाना बिल्कुल चाहिए। पढ़ाया जाना चाहिए। और जी। इसकी मतलब इन चित्रों का क्या महत्व है। देखिए, कंटेंट तो जो है वो है ही, लेकिन किसी भी घर में कोई चित्र लगा हुआ है, मान लो मेरे हाँ। घर में राम जी का चित्र लगा हुआ है, तो अरे लोग क्या सोचेंगे हाँ हाँ है नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। कि भाई मैं राम को मानता हूँ, वो हमारे महापुरुष हैं। हाँ, ठीक है, हम हाँ। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि जो राम है वो एक हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने हमें भारतवर्ष के लोगों को एक दिशा दी है, एक जीवन मूल्य दी है जी। जीने के लिए। जी, मतलब राम एक आराध्य ही नहीं है, राम हमारे प्रणेता भी हैं, मतलब जिसको आप बोलते हैं कि जो हमें सिखाते हैं कि एक जीवन कैसे जिया जाता है, मेरे ख्याल से। बिल्कुल। आप सोच है अगर ये। देखिए, आपकी सोच नहीं, ये बिल्कुल एक फैक्ट है, मैं जी बता रहा हूँ। जी 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 ये जो रामायण, जो वाल्मीकि जी की जो रामायण है ना, जी, उसमें उन्होंने राम जी को भगवान नहीं बताया, हाँ, वो उनको एक आदर्श महापुरुष लेके चले। देखो, ये एक ऐसे पुरुष हुए, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, इतने अच्छे अच्छे काम किए। एक महापुरुष की वो कहानी है पूरी। उसमें कहीं भी उनको, तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी, क्योंकि उस समय का ऐसा युग था, मारकाट हो रही थी, मुसलमान बहुत, उन्होंने इसको फिर भगवान राम को एक प्रभु के रूप में, भगवान के रूप में प्रस्तुत उन्होंने किया। उसको प्रस्तुत किया। नहीं, अच्छा, मैं दर्शकों को और बता देना चाहता हूँ कि सिंघल साहब की एक काफी बड़ी रिसर्च है रामचरितमानस पे। सर, हम रामचरितमानस पे फिर से आपसे कभी और डिस्कशन बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। आज तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपने जैसा बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो 2 कॉपियां हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी, वो दोनों वहां रखी है। सर, तो ये जो नंदलाल बोस जी ने जब इसको बनाया, कितना टाइम लगा इसको देखिए, बनाने आप ये बताइए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जी, उसको तो बनने में लगे 2 साल 11 महीने 18 दिन। अच्छा अच्छा, और ये जो चित्र थे, ये 45 में दे दिए गए थे बनाने के लिए, उन्हें 4 साल लगे उनको बनाने में। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस समय अंग्रेज इंडिया में थे और तय हो गया था कि हम आजादी हमें मिलेगी, तो वो 2 साल पहले ही 1947 से पहले 45 में ही दे दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन बनने की तैयारी हो गई थी ना, तैयारी हो गई थी। तो उसके अच्छा, लिए चित्र बनाओ, पहले ही बनाओ, हाँ, हाँ, ये सब तो हाँ। 45 से शुरू हो तो गया था। 45 से शुरू हुआ और 50 मतलब में हुआ, 40, हाँ, 45 या 46 के बीच में शुरू हो गया था। अच्छा, और ये जो चित्र आपने देखा, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तो 26 नवंबर 1949 को ही हुआ है ना। जी जी जी, बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन डे जिसको दिन मनाते हैं हम लोग। तो वो हाँ। जो थोड़ी बहुत देरी हुई, वो चित्रों की वजह से हुई ना। अच्छा, मतलब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोग बोलते हैं, कई हमसे, सर, मतलब हम भी बचपन से ये सोचते थे, सुनते थे कि भाई 47 में आजाद हो गया था, 50 क्यों, 3 साल क्यों लग गए? तो फिर ये, अच्छा, ये आज मुझे लगता है आप इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं। आज मुझे लगता है हमारे डिस्कशन से सबको पता चल जाएगा कि ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक था कि जो चित्र थे, जिस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, वो चित्र बनने में इतना टाइम लगा। बिल्कुल। तो वो है, मतलब वो आज की डेट में तो सर सेंट्रल विस्टा है, जैसे आज हमारा नया पार्लियामेंट है, वो तो 18 महीने में बन जाता है। तो मतलब अगर 4 साल सिर्फ वो चित्र बनाने में लगे। वो देखिए, ऐसा था, ये चित्र जो थे ना, आप उस समय आप जानते हैं आर्टिस्ट कैसे काम, जी जी, हाथ से बनाए हुए हैं।
अब मान लो एक बार बनाया, पसंद नहीं आया, फिर दोबारा बनाया, पसंद नहीं आया, फिर तिबारा बनाया, पसंद नहीं आया, फिर चौबारा, चौबारा। तो ऐसे चलता था ना मामला कि भाई अच्छा, एक वो बार साइज भी सर बहुत क्रिस्प है, तो उस साइज भी उसका चाहिए। देखो, इनका जो फोटो का साइज है ना जी 8 इंच इंटू 13 इंच, 13 इंच सबका एक ही साइज है। मुझे लगता है ये आपके बताने के बाद कहीं कौन बनेगा करोड़पति में ये क्वेश्चन ना आ जाए कि भाई जो ये जो चित्र है इसका साइज क्या है, 8 इंटू 13 इंच। 8, हाँ, जो अच्छा, मूल ये जो कॉपी है। अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे उसमें वो जो है वो चित्र जो है वो 8 इंटू 13 इंच का है। जी जी अच्छा। जी। तो ये जो चित्र थे, और एक और मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, इसका जो नंदलाल बोस जी ने जो चार्ज किया था वो 21,000 रुपए किए थे उस समय। अच्छा, हाँ, जो आज की डेट में अगर लगे तो करीब 50 करोड़ निकलेगा वो। बाप रे बाप। आप समझ सकते हैं कि 21,000 रुपए, मतलब मैं फाइनेंस का स्टूडेंट रहा हूं तो मैं आपको एक बहुत रॉ कंपैरिजन बताता हूं कि उन जो ये है आपका चांदी का सिक्का जो 1941-42 में आता था 1 रुपए का, उसकी कॉस्ट आज की डेट में 1100 या 1200 का है जो बाजार में मिलता है ना। तो मतलब 1 रुपए 1100 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए के हिसाब से, तो अगर आप समझ लीजिए कि 21,000 रुपए इंटू आप 1100, जो सर बता रहे हैं कि 40 करोड़ रुपए, 50 करोड़ करीब आता है, जो आज के जो इन्फ्लेशन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे आप। अच्छा, 50 तो करोड़ उनको ये पैसा दिया गया। अच्छा, हाँ। और इसमें और एक और मैं आपको चीज बता रहा हूँ जी। अब आप इस इतनी देखिए, आपने अगर ये देखेंगे ना, संविधान की जो मूल कॉपी की रेप्लिका ही देख लीजिए आप। हाँ। उसकी इतनी सुंदर लिखाई है। हाँ। आप कभी देखिए, इसमें कुछ दिखाई भी अगर दे रही है जी, तो इतनी सुंदर लिखाई है। इसको प्रेम बिहारी रायजादा जी ने किया था। और ये जो है ना, सुलेखन बोलते थे, कैलीग्राफी। हाँ। इसको पेन होल्डर से लिखा गया पूरा। अच्छा। हाँ, अच्छा। उसको दोनों हिंदी इंग्लिश उन्होंने लिखी थी, और इसको लिखने प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी, अच्छा, प्रेम बिहारी रायजादा। हाँ, उनको 6 महीने लगे इसको। जी। अच्छा, लिखने में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही उन्होंने लिखा था? दोनों। अच्छा, प्रेम बिहारी 6 महीने लगे उनको जी। और लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं किया। बहुत बढ़िया, फ्री में चार्ज किया। और इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो पूरा डिजाइन आप देख रहे हैं, जो डिजाइन और सारा जो चित्रों को उकेरा सारा जो गया है ना, हाँ। ये इसमें दीनानाथ जी थे, दीनानाथ भार्गव, उज्जैन के थे ये जी। ये इन्होंने किया था पूरा। अच्छा, दीनानाथ भार्गव जी ने इसको पूरा का पूरा जो डिजाइनिंग है पूरी जो उकेरना और ये सारा देखना बाहर जो डिजाइन बना हुआ है, फूल पत्तियां बनी हुई हैं, कलाकृति बनी हुई है, ये सारा जी सारा उन्होंने किया था पूरा। तो सर जब ये चीज हुई तो एक किस्सा मेरे ख्याल से जब हम इस बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे तो आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज किस्सा बताया था। मुझे लगता है कि सर दर्शकों को भी पता चलना चाहिए, जो व्हाई नॉट एक स्लैंग अभी आपने थोड़ी देर पहले यूज किया, तो ये व्हाई नॉट वाला क्या मामला था? मतलब जवाहरलाल नेहरू का व्हाई नॉट से कुछ प्यार था? व्हाई नॉट का मैं एक बड़ा अच्छा किस्सा आपको सुना। प्रेम शंकर झा की एक किताब है जी, जो 1996 में पब्लिश हुई थी। जी। उसमें उन्होंने मानिक शाह जी का, मानिक जो उस समय जनरल जी उनका इंटरव्यू, फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल, यस, उसका उन्होंने उनसे इंटरव्यू लिया था। 19 वही जिस समय 47 जब कश्मीर का वो विवाद चल रहा था जी, तो उन्होंने ये पूछा कि भाई, मानिक शाह ने उनको बताया कि भाई जब कश्मीर का मुद्दा चल रहा था और कश्मीर में पाकिस्तान की सेना आ गई थी, तो वो सरदार पटेल जी के पास गए थे जी कि भाई मुझे परमिशन दो भाई, नहीं तो वो पूरा कब्जा कर लेगा पाकिस्तान। तो बोले सरदार, अच्छा ठीक है चलते हैं। तो वो प्रधानमंत्री जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का एक स्पीच चल रही थी, उसमें माउंटबेटन भी बैठे हुए थे। अच्छा, मतलब ये मेरे ख्याल से आजादी की बात की आप बात कर रहे हैं या हाँ, जैसे से आजादी मिली थी। अच्छा, और उस समय पाकिस्तान का विलय नहीं हुआ था, अनेक्सेशन नहीं हुआ था भारतवर्ष में, और पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक कर दिया था कबीलों के रूप में। जी तो बिल्कुल। मतलब ये पाकिस्तान ने शायद भेजा ही इस तरीके से उस अपनी आर्मी को उस शेप में भेजा था कि वो कबीले लगे। जी बिल्कुल ठीक बात। तो उस समय ये हुआ कि भाई अगर हमने समय रहते हुए इस पे हरी सिंह जी ने बहुत रिक्वेस्ट की जी, लेकिन चूंकि जवाहरलाल नेहरू कुछ हरी सिंह जी से नाराज थे, जो भी वो, उन्होंने परमिशन नहीं दी उनको। तो अब सरदार पटेल जी से उन्होंने मानिक साथ, सरदार पटेल जी ने अभी जवाहरलाल नेहरू चलो मेरे साथ चलो। तो वहां पर जब जवाहरलाल नेहरू जी स्पीच हो रही थी
तो वहां पे जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के बारे में खूब बोल रहे थे कि हम ये करेंगे, वो अच्छा, मतलब करेंगे। उस जगह पे जवाहरलाल नेहरू थे, माउंटबेटन जी थे, और सब भी लोग थे, अपने पटेल साहब थे, और ये मानिक साहब और भी थे। मानिक साहब। तो अब ये क्या था कि वहां पे जो नेहरू जी खूब बोल रहे थे कि हम कश्मीर में ये करेंगे, वो करेंगे, हाँ तो सरदार पटेल जी ने हिंदी में पूछा, जी, अरे नेहरू जी कश्मीर चाहिए? हाँ, बोले बाई नॉट। अच्छा। तो पटेल जी ने मानिक शाह के कान में कहा कि भाई तुम्हें ऑर्डर मिल गया, अब तुम जाओ। अच्छा, तब मानिक शाह ने अपनी आर्मी को वहां अच्छा, पे मतलब मूव किया। जवाहरलाल नेहरू ने उनको सिर्फ ये बोला कि व्हाई नॉट, और व्हाई नॉट को ही गो अहेड मान लिया गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब ये मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजी और जिसे कहते हैं श्रूडनेस थी Shrewdness पटेल साहब थी, की। सरदार पटेल साहब की। अच्छा, अब ये प्रेमशंकर झा जी ने नहीं, उनसे फिर हुआ क्या सर, जैसे ही व्हाई नॉट हुआ? अब प्रेमशंकर झा जी ने पूछा अभी उनसे, वो अच्छा। चले गए थे, वो तो फिर मानिक शाह अपने उन्होंने आर्मी मूव कर दी ना जी 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 वहां जी। पे। अच्छा, अब उनसे पूछा मानिक शाह से हम्म, कि भाई वहां पे उन्होंने सरदार पटेल जी ने हिंदी में क्यों पूछा? हाँ, तो उन्होंने कहा कि वो माउंट बेटन बैठे हुए थे वहां, अगर मैं इंग्लिश में पूछता तो वो मना कर मना देते। कर दी। जी समझे आपने? जी जी तो जी ये जी, बिल्कुल ठीक। पटेल जी की कूटनीति थी। कूटनीति थी। हाँ आप हाँ समझे हाँ। नहीं? मतलब ये- ऐसे ही नहीं उनको आयरन मैन और हाँ, वो बोला जाता भाई है। ये कश्मीर जो उन्होंने सैल्यूट, बचा- सैल्यूट सर। ये बिल्कुल एक मेरे ख्याल से अगर ये व्हाई नॉट ना होता और ये अगर पटेल साहब ने हिंदी में ना पूछा होता, तो आज शायद कश्मीर जो हमारे पास श्रीनगर है और जो हमारे पास बिल्कुल सही कह रहे हैं जिसको गुलमर्ग और जिस सारी चीजें बोलते हैं, वो हिस्सा भी हमारे पास ना होता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जी जी, बिल्कुल अच्छा। सही कह रहे हैं। तो मतलब ये व्हाई नॉट वाला जो स्लैंग है, Why not? उसी ने कॉन्स्टिट्यूशन में पेंटिंग्स डलवाई, हाँ व्हाई नॉट ने कश्मीर को जिताया। हाँ। और मुझे लगता है कि इंडिया की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो किसी एक वर्ड की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस है, Why not? वो व्हाई नॉट की है। तो मतलब जवाहरलाल नेहरू के उस व्हाई नॉट Why ने not? ही Why कई not? जगह पे हमें वो किया। अच्छा, लेकिन इंटरेस्टिंग है सर, उस व्हाई नॉट में जवाहरलाल नेहरू ही अनभिज्ञ थे आपके हिसाब से, अगर समझ में आए तो? नहीं, जवाहरलाल नेहरू को तो फिर जब बाद में पता चला आर्मी मूव हो गई, जी, अब उन्होंने कहा पटेल ने आप ही तो कहा था व्हाई नॉट, आपने आ गया थी, मैंने बोल दिया, इतनी हाँ, थोड़ी हाँ, वेट करना वो तो। हाँ, अब जवाहरलाल नेहरू देखिए पटेल जी के सामने ज्यादा नहीं, क्योंकि पटेल जी उनसे बहुत ज्यादा मतलब सीनियर भी थे और बहुत ज्यादा लर्निड भी थे, और कायदे से तो पटेल जी को ही प्राइम मिनिस्टर बनना था। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। आप बिल्कुल समझे ठीक नहीं? जो 13 वोट में से 12 वोट तो पटेल जी को मिली थी। वो तो अच्छा, वो तो अच्छा, हाँ ये एक और क्योंकि ये तो हमने सर बचपन से कई लोगों से कहानियां तो सुनी है। अच्छा, क्या हुआ था सर, ये किस्सा भाई जरा ऐसा बताना चाहेंगे? था कि जब ये हुआ फाइनल कि भी प्राइम मिनिस्टर कौन बने, जी तो उस समय 13 वोट होती थी, 13 स्टेट्स थी। जी, तो जी, उनके जी। जो 13 states, चीफ yes. थे, जो होते प्राइम मिनिस्टर, हाँ, तो उनके चीफ मिनिस्टर समझ लीजिए, हाँ, हाँ। वो वोट डालते थे। हाँ, ठीक बात। तो उसमें से 13 में से 12 ने वोट दी सरदार पटेल को, और एक ने दी गोविंद गोविंद बल्लभ पंत, यस। नेहरू जी को किसी ने नहीं दी। हाँ, अच्छा तो अच्छा, अब जब ये खुला तो गांधी जी मुंह लटका के बैठ गए और नेहरू जी मुंह लटका के बैठ गए। जी अब सरदार पटेल ने देखा, पंत जी ने देखा, यार ये जो है मामला, तो पंत जी ने कहा कि भाई गांधी जी मेरी एक वोट आप ले लो, जिसको चाहे उसको दे दो। अच्छा अच्छा, अब फिर सरदार पटेल ने कहा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, नेहरू ही बन जाए। उन्होंने कहा भाई ना गांधी जी, ये मेरी वोट भी आप दे दो, आप मेरी 12 वोट भी आप ही ले लीजिए। आप ले लिए। तो फिर गांधी जी ने, बड़े गांधी जी खुश हो गए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, जी, और उन्होंने नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया। उन्होंने कहा हाँ भाई बनो। अच्छा तो अच्छा, हाँ मतलब ये भी मेरे ख्याल से हमारे जो दर्शक हैं और जो जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जनरेशन जेड जो है, उनको ये पता ही नहीं होगा। अब कई लोग बोलते तो हैं कि हाँ भाई जवाहरलाल नेहरू को शायद प्राइम मिनिस्टर मतलब सब लोग पसंद ये करते थे कि पटेल साहब बने, लेकिन टेक्निकली वो कैसे बने, वो मुझे लगता है कि आज सिंघल साहब ने हमें जो बताया है कि टेक्निकली क्या हुआ था। वो 13 वोट थे, 13 वोट में कैसे जवाहरलाल नेहरू को मिला। भाई मैं तो कहना चाहूंगा कि जो हमारे ये युवा है ना, इनको भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारा पुराना भारतवर्ष का जो इतिहास है जी, खास करके जो स्वतंत्रता के समय का, उसको पढ़ना चाहिए। बहुत ही वो दिलचस्प है सर। मेरे ख्याल से हमारा भी वही आज जो ये पॉडकास्ट करने का और सबसे पहला पॉडकास्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन के इस इंटरेस्टिंग पहलू पे करने का वो यही था, क्योंकि जो आपने चीजें बताई वो पब्लिक में सामने आई, पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। सर एक चीज और आपने बताई कि ये अडवाणी जी को ये पता चला 91 में, फिर अडवाणी जी क्या देखने गए? बिल्कुल गए देखने। अच्छा, अडवाणी देखने गए जी, लेकिन उसके बाद सर क्योंकि उसके बाद 6 साल की गवर्नमेंट आई, फिर ये चीजें नहीं सामने आई। उसके बाद भी मुझे ये समझ में नहीं आता, मेरी भी समझ से परे है, अच्छा, कि भी बाकी लोगों ने इसको क्यों नहीं फॉलो किया। जी, अब्दुल कलाम जी को पता चला जब वो प्रेसिडेंट। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा, जब वो राष्ट्रपति बन चुके थे, राष्ट्रपति बने वो, जब जी, उन्होंने भी कहा भाई मैं देखना चाहूंगा संविधान को भी।
अच्छा, तो अब जो संविधान की कॉपी है केवल प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपने उसमें ऑफिस में मंगा सकते मंगा हैं। सकता है। तो ओके। आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ हाँ, कि जब अब्दुल कलाम जी ने संविधान की कॉपी मंगाई तो जो आदमी संविधान लेकर आया वो अपने सिर पे रख के लाया उसको। बहुत बढ़िया। तो अब्दुल कलाम ने वो सिर पे क्यों रखा है? हाँ। तो उसने कहा भाई ये हमने भारत का ना गुरु ग्रंथ साहिब है। समझे? बहुत तो बढ़िया सर। अब Beautiful. ये सारी चीजें, अच्छा उसके बाद फिर चीजें छिप गई। हाँ 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 फिर कुछ ये तो आप समझिए जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने जी। उसके बाद से इस विषय पे जो है चर्चा शुरू हुई। ये सर जो अभी आपने बताया कि ये कॉपी उसके बाद सब पार्लियामेंटेरियंस को बटी, अभी ये बटी कब है। की बात है? अभी जो पिछला पार्लियामेंट ये वाला सेशन इस नहीं, सेशन। इससे पिछला वाला सेशन, अच्छा अच्छा इससे पिछले वाला सेशन जिसमें नड्डा जी ने एक अपना भाषण भी दिया था। जी। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था हाँ हाँ कि हाँ संविधान में भी वही भगवान राम का चित्र है। जी, और ये नड्डा जी ने भी कहा बिल्कुल ठीक बात है। कि भाई संविधान देखो, संविधान में भगवान राम का चित्र है, वो हाँ हमारे महापुरुष हैं। हाँ 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 तो हाँ। कैसे राम के नाम पे लोग हल्ला कर सकते हैं? नहीं, बात राम तो राम सही। करने पे लोग कैसे हल्ला करते हैं? हाँ। जय श्री राम करने पे क्यों लोग हल्ला करते हैं? सर इनफैक्ट मैंने एक मैं मतलब जब डिस्कशन चल रहा है तो मैं बता दूं कि एक फोर्ड फाउंडेशन की मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें राम और कबीर इसके ऊपर सर उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि राम और कबीर पे वो डॉक्यूमेंट्री है। मेरे ख्याल से लगता है कि अगर कोई भी आदमी हिस्ट्री को और हमारे धर्म को और हमारी संस्कृति को समझना चाहता है, क्योंकि हम बहुत आज की डेट में एक फैड है कि जैसे ही सनातन संस्कृति की बात करो तो कई लोग बुरा मान जाते हैं, बट ये है कि उसमें इतना प्यारा है कि सर वो जो डॉक्यूमेंट्री है वो स्टार्ट होती है बनारस से वो कबीर और राम को ट्रेवल करती हुई अयोध्या आती है, अयोध्या से वो फिर बुंदेलखंड जाती है, बुंदेलखंड से वो ट्रेवल करती हुई वाया राजस्थान वो पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान में कुछ सूफी जो सिंगर हैं वो राम और कबीर के सॉन्ग्स आज भी गा रहे हैं। हाँ भी गा रहे हैं, सही ठीक कह रहे है। हैं आप। और वो जब वो ट्रेवल करती है तो वो देखने वाली है, फोर्ड फाउंडेशन की डॉक्यूमेंट्री है। तो जब मैंने देखा मैंने कहा यार ये हिस्टोरिकली इतनी बढ़िया चीज है, और जो हमारी संस्कृति की है, मतलब ये हमारे डीएनए में, मुझे तो ये लगता है कि ये हमारे डीएनए में, और अगर हमारे डीएनए में अगर है तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन में आया होगा। बिल्कुल सही बात है ना, वो 22 चित्र जिस तरीके से बनाए गए, जो चीजों को चुने गए, क्योंकि अगर चुनना था कुछ भी चुन सकते थे, लेकिन क्यों राम, क्यों कृष्ण, क्यों बुद्ध, क्यों महावीर, बिल्कुल तो सही बात। ये जो चीजें हैं वो है, मतलब हमें वो करना चाहिए। तो उसके बाद से जब ये आ गया फिर मतलब एपीजे अब्दुल कलाम ने भी देखी, अब मोदी जी भी देखने गए होंगे मेरे ख्याल फिर से। तो सबने देख लिया, अब अच्छा। तो काफी सारे नेता देख लिया है जी। अब तो भाई मान लो अंदर देख नहीं गया तो रेप्लिका तो रखी हुई है ना। हाँ 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 सर, तो जो अभी अपोजिशन के लीडर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं, और मेरे ख्याल से कई लोग तो जेब में रखते हैं, तो वो क्या चीज है, वो उनको नहीं पता है कि ये है, और अगर उनको पता चल जाएगा तो आपको लगता है कि कोई डिफरेंस आएगा इसमें? देखिए पता तो सबको है जी लेकिन अब आप जानते हैं भारतवर्ष में वो वोट बैंक की राजनीति है जी ना जी। तो इसलिए वो एक कुछ लोग छोटी छोटी किताब ले घूमते हैं, उसके अंदर कुछ होता नहीं, बाहर ही बाहर है बस। वो भाई आपको कोई अंदर से दिखा नहीं रहा कोई। हाँ। ऐसी छोटी सी किताब दिखा दी, अरे भाई छोटी सी किताब जो 16 इंच बाई 12 इंच की जो एक बड़ी वो है वो कैसे उसमें आ जाएगी छोटी सी उसमें ना। हाँ, तो हाँ। इसलिए जो है वो मतलब जानते हैं लेकिन वो ना छिपाते हैं, बताते नहीं। अच्छा। हाँ तो मुझे लगता है कि हमारी जो जनरेशन है उसको भी पता होना चाहिए, और जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो आगे फ्यूचर जनरेशन है, उनको ये पता होना चाहिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो बनाने वाले लोग थे वो किस सोच के थे। सर एक जो मतलब मुझे जो डिस्कशन से समझ में आ रहा है, और जो मेरी आज आपके डिस्कशन से जो एक मेरे में बदलाव आया है, मैं ये सोचता था कि नहीं, जो बनाने वाले हैं वो शायद कई बार लोग बोलते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी कर लिया गया, फलाने देश से उठा लिया गया, लेकिन उन्होंने भी सर बहुत रिलीजियसली और बहुत सोच समझ के साथ ये काम किया। बिल्कुल। देखो उन्होंने जो भी आप देखेंगे जो भी संविधान निर्माता थे वो बहुत ही लर्निड लोग थे सारे, और वो ये चाहते थे कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, वो हमारे संविधान में निहित हो जाए। अब चूंकि संविधान जैसे मैंने आपको बताया वो तो अंग्रेजों से ले लिया पूरा आपने जी, तो कहीं ना कहीं तो आपकी भारतीयता, भारतीय संस्कृति उसमें झलकनी चाहिए, उसमें दिखाई देना कम से कम। तो इसी सोच के साथ उन्होंने, और वो सारे बड़े लर्निड लोग थे।
सर तो इसका मतलब वो सोच थी, वो उस सोच के साथ बनाई गई थी, तभी शायद 80 साल से ये देश चल रहा है, किसी भी कभी भी कोई हिकअप्स नहीं आए, हिंड्रेंस नहीं आई। और जो भी आगे चेंजेस हैं, जैसे अभी हाल ही में वक्फ का बिल है चाहे, या 370 है, या जो यूपीए के टाइम पे भी बहुत सारे बदलाव किए गए, तो वो आप ट्वीकिंग तो कर सकते हैं, बट मोर और लेस जो हमारा एक डीएनए है, मूल भावना, सोसाइटी का मूल भावना जो है वो वैसी की वैसी है, और उससे बिना किसी हिंड्रेंस के ये देश चल रहा है। देखिए, आप ये देखेंगे कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है जी, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। आज भी अगर आप देखें कि जो पूरे विश्व की जो फॉर्च्यून 500 कंपनी है जी, उसमें 130 से ज्यादा जो लोग हैं वो भारतीय मूल के हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और आज ये पूरा विश्व ये मानता है कि भारतीय संस्कृति में कुछ तो है, बिल्कुल है नहीं? तो इसलिए भारतीय संस्कृति का जो है ना, एक दो संस्कृति, भारतीय संस्कृति तो इजराइल का जो यहूदियों का है, वो भी अपनी संस्कृति में देखिए इतना विश्वास रखते हैं कि वो राज्य खत्म हो गया था, 1947 दोबारा से बना, और आज आप जानते हैं उसकी क्या हालत है। आज जो विश्व में यहूदी सबसे रिच है, बिल्कुल है, इस समय 300 से ज्यादा यहूदी बिलियनर हैं। सर मतलब 1 करोड़ से कम जनसंख्या का राज्य देश, और अगर वो उसका 700 बिलियन का टर्नओवर है, और 300, मैं खाली इजराइल की बात नहीं कर रहा, हाँ, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। आप जानते हैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था में यहूदियों का ही पकड़ है। हाँ, अमेरिका की जो टॉप 5 कंपनी, टॉप 10 कंपनी है जिनका मार्केट कैप $ट्रिलियन में है, उसमें यहूदी या तो फाउंडर है या को फाउंडर है। सर इसमें मैं जोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो मेरा फोटे है। जॉर्ज सोरोस की सब बातें करते हैं, जॉर्ज सोरोस भी एक यहूदी है, हाँ? जो हिटलर से बचते हुए अमेरिका पहुंचे थे, इलीगल इमिग्रेंट थे। तो बात सही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये बात तो है। और मेरे ख्याल से इजराइल जो संस्कृति है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिखाती है, बट जो सनातन संस्कृति है और जो हमारी संस्कृति है वो शायद आइडियलिज्म सिखाती है कि कैसे आइडियल तरीके से आप जिंदगी को जी सकते हैं। वो देखो, भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है जी, है नहीं? और इजराइल की और भारतीय संस्कृति में काफी मेल जोल भी है। बिल्कुल ठीक, काफी मेल जोल है उसमें। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि इजरायली लोगों की और भारतीय लोगों की बहुत सारी आदतें एक सी है, सिमिलर है। हाँ। शायद वो भी जो एक जाती है थ्योरी आर्यन रेस वाली, वो भी कहीं ना कहीं पीछे कई हजार साल में एक होती हो। भाई उस पे तो बड़ा कंट्रोवर्सी है, पता नहीं उसका ज्यादा मेरे को इतना आइडिया नहीं है जी। लेकिन ये तो मैंने देखा है कि यहूदियों में और भारतीयों में, उनकी नेचर में, उनके व्यापार करने के तरीके में, उनके पढ़ने के तरीके में, क्योंकि यहूदी लोग भी ना भारतीय लोगों को बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल ठीक, समझे नहीं? ये एक है। सर कमिंग बैक टू कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एक दो चीजें जो मुझे लगता है कि जो मेरे ही दिमाग में, जहन में वो प्रश्न आता है, क्यों सर मौलिक अधिकार में ये रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का चित्र रहा होगा? देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि मौलिक अधिकार का मतलब है फंडामेंटल राइट्स। तो राम का चित्र लगाने के पीछे मकसद है कि भाई राम राज्य जी, अगर किसी राज्य में राम जी जैसा शासक है तभी आपके फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित हैं। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। अगर कोई रावण जैसा हो गया तो आपके फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित नहीं है। ये एक संदेश देता है चित्र मौलिक अधिकारों में जी। तो ये इसके हर चित्र के पीछे एक संदेश है। अब जैसे बुद्ध जी का जो चित्र है वो मेरे ख्याल से अध्याय 5 में, जो संघ और कार्यपालिका की, तो बुद्ध जी का भी यही देता है कि भाई शांति है, किस तरह से शांति से रहें लोग। ये इस तरह की, भाई जो बौद्ध जी ने भी यही कहा ना कि भाई आप जो है शांति से, गांधी जी भी बौद्ध जी को मानते थे, उन्हीं के सिद्धांतों को मानते थे। तो जो ये चैप्टर है उसका भी यही उद्देश्य है कि भाई जो लोग जो है ना शांति प्रिय रहें, अहिंसा से काम करें। हिंसा कोई रास्ता नहीं है जीने का। और जैसे महावीर जी का है वो सेक्शन, वो भी महावीर जी का, ये देखो इनके सारे जो संदेश है ना, क्योंकि ये जो राज्य पे, संघ पे, इस पे है ये चैप्टर। हाँ। तो महावीर जी का भी यही संदेश है। हाँ। और सर जैसे कृष्ण जी का गीता में है, जैसे कृष्ण जी के वो चैप्टर 4 में है, चैप्टर 4 में वो नीति निर्देश है। तो भागवत गीता में जो भगवान कुरुक्षेत्र में अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं वो चित्र है जी। तो जैसे जो गीता में जो उन्होंने नीति बताई ना, उस नीति से राज्य चले। और मेरा तो ये मानना है कि भाई जितने भी हमारे बाबू हैं, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं ना,
वही नीति बनाते हैं ना, बिल्कुल ठीक है। उनको गीता पढ़नी चाहिए, उनके हाँ, लिए हाँ। गीता पढ़ना अनिवार्य होना चाहिए, हाँ, तो मतलब मैं वैसे संविधान के हिसाब से। हाँ बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं तो अपना इंटरेस्टिंग एक चीज बताता हूँ कि जैसे हमारे तो पिताजी ने बचपन से गीता एक बार जन्माष्टमी के दिन पढ़ना सिखाया कि पूरे खत्म करना है। लेकिन सर कोरोना में जो वो टाइम मिला तो हम लोगों ने मतलब एक दो फ्रेंड्स हैं कैमरे के पीछे वेद साहब भी बैठे हैं, तो हम लोगों ने ना सर महाभारत और गीता इसके ऊपर डिस्कशन बहुत किया। और हम आगे अपने पॉडकास्ट में बताएंगे भी कि जो गेम ऑफ थ्रोन्स की हम बात करते हैं, हमने भी देखा, बहुत अच्छा लगा, नहीं नो डाउट बहुत अच्छा एक चीज बनाई गई है, बट गेम ऑफ थ्रोन्स से भी 10x अगर कोई अच्छी चीज और जिस तरीके से उसको इंटरेस्टिंग तरीके से जो वो घटित हुआ और फिर उसको लिखा गया, वो महाभारत है सर। महाभारत से बड़ा कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो वो उस हिसाब से तो वैसा ही है। तो ये मतलब अच्छा, ये एक जो पिक्चर्स हैं उसका उसमें क्या, जैसे आपने बताया कि शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी का भी चित्र है, तो वो भी इसी तरीके से, तो वो भी देखिए उनका क्यों चित्र, आप जो शिवाजी, आप छत्रपति शिवाजी ने हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जी, जिस समय छत्रपति शिवाजी आए थे ना, तो उनके फादर तो कुछ नहीं थे, एक खाली एक छोटे से सेनापति थे किसी मुगल के यहाँ, और उनके पास खाली 100 घोड़े हुआ करते थे खाली। लेकिन उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि मैं हिंदू राष्ट्र का निर्माण करूंगा, और शिवाजी के समय में ही हिंदू राष्ट्र बना, समझे। और दूसरा, शिवाजी के समय जो हमारी नेवी थी बड़ी मजबूत थी, इतनी मजबूत थी जितने भी ये बाहर से जो, इसीलिए जो अंग्रेज और ये सब वेस्टर्न कोस्ट से आते थे, मेरे ख्याल से पहली बार किसी ने सोचा होगा कि पुर्तगाली ये सब जो बाहर से आते थे, कोई नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी थी हमारी। तो इसीलिए शिवाजी को आदर्श माना जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए उन्होंने, और देखिए चैप्टर कोई भी हो, आदर्श तो वही रहेगा। अब जैसे भागीरथ है, जिस तरीके की कठिन परिश्रम भागीरथ ने कर दिया गंगा को पृथ्वी पे लाने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो शायद वो चित्र वही दिखाता होगा कि आपको इस डेडिकेशन से इस देश के लिए, आप भाई भागीरथ ने जो काम किया ना, आप पूरे, उसने भारतवर्ष को पानी दिया पीने के लिए। सही। जो गंगा भागीरथ जो थे ना, एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट, और वो थे इंजीनियर, अब मैं बता रहा हूँ आपको, वो बहुत बड़े इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे। हाँ, और उस समय पानी की बहुत दिक्कत हुआ करती थी। तो ये सारा उन्होंने वहां से गंगा निकाली ऊपर पहाड़ों से। ये बिल्कुल आपने एक नया लॉजिक दिया है सर, ये तो अपने आगे पॉडकास्ट का एक बहुत बड़ा चैप्टर, ये बहुत ये मेंशन है इस पे जी। इस पे काम, मतलब मैं थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने इसके बारे में कि जो भागीरथ जी ने गंगा बाकायदा वहां से उसका रास्ता बनाया पहाड़ों से, ठीक है। अब उसके पीछे चूंकि इतना बड़ा काम किया उन्होंने जी, और हजारों साल पहले किया, तब के हमारे आर्किटेक्ट थे, हमारे जो मैसन थे, वो बहुत बढ़िया अच्छे कलाकार थे भी, जिन्होंने आप देखिए इतने बड़े बड़े किले और इतने खूबसूरत मंदिर बनाए हैं कि आप तो मंदिरों में देखेंगे ऐसे अजब गजब मंदिर हैं, कोई जमीन से थोड़ा उठा हुआ है, कोई मतलब ऐसे मंदिर हैं कि आज के जो कोणार्क सर, और मतलब जिसे कहते हैं कि आर्किटेक्चर कैपिटल ऑफ इंडिया जब बात करते हैं तो वो उड़ीसा की बात आती है, वही तो है ना, कलिंग की बात होती है, तो वो तो बात सही है। भागीरथ जी का इसलिए उन्होंने लगाया जी, इसलिए उन्होंने भागीरथ जी को उसमें दिखाया उन्होंने। तो उन्होंने जो चित्र लगाए हैं ना, उसमें बहुत सोच समझ के पूरे भारतवर्ष का सारा, भारत की साइंस को भी दिखाया उन्होंने, भारत के नेचर को भी दिखाया, भारतवर्ष के सारी चीजें उन्होंने दर्शाई उसमें ना। नहीं, बहुत बढ़िया सर। मतलब मुझे लगता है कि अगर ऐसा है जैसा आपने बताया, और मेरे हमारे इसमें मेरे फ्रेम में आ भी रहा होगा, मेरे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो देख भी पाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है, ये इतनी बड़ी है, ये उसका प्रोटोटाइप है। और ये जब रावण का वध करके जब सीता माता, रामचंद्र जी सीता माता को लेके लक्ष्मण जी के साथ पुष्पक विमान से लौटे थे अयोध्या की, तो ये वो वाला चित्र है। इसके हम, मुझे लगता है एडिटिंग में कोशिश करेंगे कि वो फोटोग्राफ्स भी हम डाल दें, तो ताकि इस पॉडकास्ट में ही आपको पता चल सके। और ये जो जनरेशन है सर, इसको पता होना चाहिए कि इस तरीके की चीजें थी, क्योंकि बहुत जरूरी है ये हमारा सर। सच मुझे, जैसे अभी आपने बोला कि जब सर पे लेके आए तो उन्होंने कहा कि मैं गुरु ग्रंथ साहब को लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल सही है सर। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी बुक है, वो सचमुच उसी से देश चल रहा है, और अगर उसमें ये सोच है तो हमारी उस जनरेशन को पता होना चाहिए। और आपके इस पॉडकास्ट से, हमारे आपकी इस पूरी जानकारी देने से, हमारे इस पॉडकास्ट से शायद
पहले की मैं जनरेशन इसमें एक थोड़ा जी। सा जी जी बिल्कुल। स्लिप ऑफ टंग हो गया था। हाँ ये जो चित्र है ना 8x13 सेंटीमीटर है, इंच नहीं। अच्छा 8x13 सेंटीमीटर इंच है बोल, मुझे अभी ध्यान है। जी 8x13 सेंटीमीटर है हाँ। ओके 8x13 सेंटीमीटर है। तो वही है कि वो जो सनातन धर्म की जो एक सर हमने जिस बात से ये पॉडकास्ट शुरू किया था वो एक पूरी उस संस्कृति का पुट हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है और वही हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का इस देश को चलाने के तरीके का डीएनए है और वो हमें समझना पड़ेगा, समझना चाहिए। कोई अगर इस चीज को नहीं मानता है, कोई अगर इस चीज को सोचता है कि नहीं नहीं जी मैं तो इसको अवॉइड करूंगा, तो वो सचमुच इस देश को समझता नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर 1945 में वो जो हमारे फोर फादर्स थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठे थे तो उनको भी ये समझ में आया था कि हमें क्या डालना है। तो ना तो वो गलत थे ना आज कोई गलत है। तो ये हमें समझना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति से, अपने इतिहास से, और ये हमारा इतिहास है, इस इतिहास से पे हमें गर्व होना चाहिए और हमें इससे प्यार करना चाहिए, हमें इसकी नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए हमने ये पहला पॉडकास्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रखा था। तो आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और सिंघल साहब ने अपना ये पूरा जो ज्ञान है, जो उनकी अपनी रिसर्च है, वो हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके आगे फिर हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट और जल्दी ही हम आपको इस तरीके के बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ इंटरेस्टिंग डायलॉग्स कराएंगे। आपको भी अगर कुछ सोचना है, कुछ समझना है, किसी तरीके का पॉडकास्ट, कोई नए सुझाव आपको देने हैं, तो वो आप हमारे चैनल के ऊपर दे सकते हैं। हम जरूर उनको शामिल करने की, उन गेस्ट को बुलाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। और हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा, हमें लाइक करते रहिएगा और हमें आगे इस तरह से इंस्पायर करते रहिएगा। थैंक यू।